कल हमने डिस्कशन की थी अबाउट प्रोसेस मॉडल, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल के हवाले से थोड़ी डिस्कशन की थी। प्रोसेसेस के हवाले से सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या चीज़ है, प्रोसेस मॉडल क्या चीज़ है, उस हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन की थी। फिर उसमें प्रोसेस मॉडल पे डिस्कशन की और फिर हमने ये देखा कि जेनेरिक प्रोसेस मॉडल कौन कौन से हैं हमारे पास, जैसे वाटरफॉल मॉडल हो गया, एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट हो गया और कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इस पे हमने बात की थी। आज हम डिस्कशन करेंगे फिर हमने इस पे भी बात की थी कि वाटरफॉल मॉडल कैसे काम करता है, उसके ड्रॉबैक्स के हवाले से थोड़ी सी, उसकी प्रॉब्लम्स के हवाले से थोड़ी डिस्कशन की थी। फिर एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट पे बात की थी। आज हम थोड़ा सा डिबेट स्टार्ट करेंगे विद कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, कंपोनेंट बेस्ड लफ्ज़ आपको खुद ही बता रहा है कि यहाँ पे जो प्रोसेस या एक्टिविटीज़ होंगी वो रीयूज ओरिएंटेड होंगी। ठीक है, कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, कंपोनेंट का मतलब ये है कि आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हो और उस प्रोजेक्ट एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, वेबसाइट में डिफरेंट पार्ट्स हैं आपके पास। उसमें से एक पार्ट है लॉगिन का मॉड्यूल मॉड्यूल है, एक पार्ट है फॉर एग्जांपल आपका मेन पेज का जो सेटअप है उसका मॉड्यूल है, या फंक्शनल बेस्ड मॉड्यूल है कोई आपके पास, और वो ऑलरेडी किसी ने कोई कर चुके हैं और किसी ने स्टेट ऑफ द आर्ट या स्टैंडर्ड फॉर्म में क्रिएट कर चुके हैं या बना चुके हैं और वो मार्केट में अवेलेबल है फॉर सेल। तो आप क्या करते हो, बजाय इसके कि उस लॉगिन के मॉड्यूल को दोबारा से क्रिएट करो, आप उसको दोबारा क्रिएट करने से बेहतर ये है कि उस पर टाइम ज़ाया करना और कॉस्ट दोनों ज़ाया करना है आपने, तो वो अगर आपके काम आ सकती है वो अवेलेबल रिसोर्स इन द फॉर्म ऑफ अ क्रिएटेड मॉड्यूल, इन द फॉर्म ऑफ अ क्रिएटेड कंपोनेंट, तो आप उसको मार्केट में से उठा लेते हो। चूंकि वो किसी खास पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पे बना होता है तो हम इसको कहते हैं कॉट्स का स्टैंडर्ड है। ये कमर्शियल ऑफ द शेल्फ का एक स्टैंडर्ड है जो यहाँ पे फॉलो होता है। कमर्शियल ऑफ द शेल्फ का मतलब ये है कि किसी खास स्टैंडर्ड बेंचमार्क के ऊपर ये सॉफ्टवेयर क्रिएटेड है या ये मॉड्यूल, ये कंपोनेंट क्रिएटेड है। अगर आपकी ज़रूरत ये पूरी कर रहा है तो आप इसको परचेज कर सकते हो और इसके थ्रू आप सिस्टम को डेवलप कर सकते हो। ये जो सिस्टम की डेवलपमेंट की टेक्निक, जिसमें एग्जिस्टिंग लोगों के जो ऑलरेडी बने हुए कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, उनको आप असेंबल टुगेदर करते हो, उनको ज्वाइन करते हो, इस प्रोसेस को कहते हो कंपोनेंट, या इस प्रोसेस मॉडल की अचीवमेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ सिस्टम को जो आप कहते हो, दिस इज कॉल्ड एज कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अंदर कुछ हमारे पास स्टेजेस हैं। वो स्टेजेस के हैं आपके पास। सबसे पहले आपके पास एक तो स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करेंगी किसी भी सॉफ्टवेयर के हवाले से। तो आपके पास जो पहला स्टेज है इसमें वो कंपोनेंट एनालिसिस है। ठीक है, आपके जो एग्जिस्टिंग कंपोनेंट जो उठा रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं लॉगिन का मॉड्यूल उठा रहा हूँ, तो मैं लॉगिन के मॉड्यूल को एनालाइज करूंगा विद रिस्पेक्ट टू माय रिक्वायरमेंट्स, कि उसको एनालाइज करूंगा विद रिस्पेक्ट टू आया ये कंपोनेंट जो मुझे अभी अवेलेबल है कमर्शियल ऑफ द शेल्फ के थ्रू, ये मुझे जो अवेलेबल है ये मेरी ज़रूरत पूरी कर रहा है कि नहीं पूरी कर रहा। और ज़रूरत कैसे मैं एनालाइज करूंगा, इसको मैं चेक करूंगा कि वेदर इट इज़ अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट्स, माई कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, इज दिस सॉल्विंग माई प्रॉब्लम, ये मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो कर रहा है और वो उसमें कुछ चीज़ ऐसी भी है कि उसमें हो सकता है कि जो मेरे कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स हैं उनको थोड़ा बहुत मैं उसमें चेंजेस कर लूँ, तो ये जो एग्जिस्टिंग मॉड्यूल है दैट कैन बी इजीली इनकॉर्पोरेटेड इनटू या इंटीग्रेटेड इनटू माय सिस्टम। तो फिर उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं कंपोनेंट एनालिसिस परफॉर्म करूँगा। जब कंपोनेंट एनालिसिस आप परफॉर्म करते हो तो आपको रियलाइज हो जाता है कि एग्जिस्टिंग कंपोनेंट ये है, आपकी रिक्वायरमेंट्स ये है, समहाउ रिक्वायरमेंट्स मैच कर रही है, जो रिक्वायरमेंट लैक कर रही है तो उन रिक्वायरमेंट्स को मैं फिर क्या कर देता हूँ, उनको मॉडिफिकेशन के प्रोसेस से गुजार लेता हूँ ताकि मेरी रिक्वायरमेंट्स अपडेट हो जाएं विद द एग्जिस्टिंग क्रिएटेड कंपोनेंट। जो ऑलरेडी क्रिएटेड कंपोनेंट है, जो ऑलरेडी क्रिएटेड पार्ट है या यूनिट है या मॉड्यूल है, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर तो मेरा बनेगा तो जो मॉड्यूल अवेलेबल है उसमें चेंजेस नहीं हो सकती। अब चेंजेस कहाँ पे करनी है, मैंने वो रिक्वायरमेंट को मॉडिफाई करना है मैंने अपनी रिक्वायरमेंट्स के अंदर। और इस तरह जब मैं रिक्वायरमेंट्स को अपडेट कर लूंगा, अब उस कंपोनेंट या सब सिस्टम को मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ अपने सिस्टम के अंदर और उसको मैं यूज करूंगा एज अ रीयूज्ड कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पे सिस्टमैटिक रीयूज का एक वर्ड यूज हुआ है।
जहां पे सिस्टम का बनते कैसे हैं, सिस्टम्स आर इंटीग्रेटेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स। ठीक है, तो अब ये एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स को जब मैं उठाऊंगा तो ये जरूरी नहीं है कि मेरी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होगा। अगर मेरी रिक्वायरमेंट समहाउ मैच हो रही है और उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिनके लिए मेरी रिक्वायरमेंट्स का अपडेट होना जरूरी है या मेरी रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस लाना जरूरी है, तो मैं रिक्वायरमेंट को आफ्टर एनालिसिस ऑफ द कंपोनेंट मैं रिक्वायरमेंट को क्या कर दूंगा, मॉडिफिकेशन के प्रोसेस से गुजार लूंगा। और फिर जब मैं सिस्टम को डिजाइन करूंगा अब, तो अब मेरा सिस्टम का डिजाइन और ऑब्वियसली क्या होगा, इट विल बी विद रीयूज होगा। ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी जो आप कंपोनेंट उठा रहे हो दैट इज ऑलरेडी इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूज। तो ये रीयूज की कॉन्सेप्ट से आप डिजाइन भी अपना ऐसा क्रिएट करोगे कि लेटर ऑन अगर कोई इसको फर्दर यूज करना चाहता है तो वो उसको आसानी से यूज कर सकता है, और आपके डिजाइन में ये एबिलिटी हो कि वो रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करता हो। इसके बाद आप क्या करोगे, डेवलपमेंट करोगे और कंपोनेंट्स को आपस में इंटीग्रेट करते जाओगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस स्टेजेस हैं, दिस इज कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन विच वी स्टार्ट कंपोनेंट एनालिसिस, then we move on to requirement modification, then we go towards system design with the reuse ability, and afterwards we do इसमें ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही सारी चीजें तैयार मिलेंगी। ये जो आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो इंटीग्रेशन में भी आपको इंटरफेस बनाना पड़ेगा। तो वो इंटरफेस के यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट विल बी डेवलपमेंट। और इस डेवलपमेंट के थ्रू आप चीज़ों को आपस में क्या कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो, जिसको आप कहते हो इंटीग्रेशन। और यही मेथड इस वक्त मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिसको कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेथड भी कहते हैं, प्रोसेस मॉडल भी कहते हैं। एंड दिस अप्रोच इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली यूज्ड एज कंपोनेंट स्टैंडर्ड्स हैव इमर्ज। अब लोग मार्केट में जो चीज़ें बना रहे हैं उनको किसी खास बेंचमार्क या किसी खास स्टैंडर्ड के मुताबिक कंपोनेंट्स को क्रिएट कर रहे हैं, ताकि उसको लोग क्या कर सकें, परचेज कर सकें फॉर द पर्पज ऑफ रीयूज। ठीक है, तो सिस्टम्स नॉर्मली अब इस तरह भी मार्केट में क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो एक तो कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ये मैं, अब ये टोटली डिफरेंट है फ्रॉम एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल ऑफ द सॉफ्टवेयर। वहां पे आप होनली सोली कस्टमर को देख रहे हो, यहाँ पे कस्टमर को भी देख रहे हो और देख रहे हो कि अवेलेबल क्या चीज है मार्केट में। ठीक है, और कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को अवेलेबल मार्केट में डेवलप्ड जो चीज़ें हैं उसके मुताबिक उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ रिक्वायरमेंट मॉडिफिकेशन। तो ये थोड़ा सा इसलिए भी डिफरेंट है फ्रॉम वाटरफॉल मॉडल और एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास, चूंकि यहाँ पे अब इसका एक मॉडल है, इसको रीयूज ओरिएंटेड डेवलपमेंट भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास क्या होंगी, मैंने पहले डिस्कस कर लिया कि सबसे पहले आपके पास क्या होंगी, यू विल हैव रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कि व्हाट एक्चुअली द कस्टमर वांट्स, व्हाट आर द नीड्स ऑफ द कस्टमर और व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर। नॉर्मली दे विल बी द एलिसाइटेड रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ये आपके पास एसआरएस के फॉर्म में मौजूद होगा। इसके बाद आप क्या करोगे, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स को उठाओगे जो अवेलेबल है कमर्शियल ऑफ द शेल्फ या किसी खास स्टैंडर्ड के मुताबिक जो कंपोनेंट क्रिएटेड है वहाँ पे अवेलेबल होंगे। आप कंपोनेंट को उठाओगे, एनालाइज करोगे और इसको कंपेयर करोगे विद द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स। इसको स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट से जब आप कंपेयर करोगे तो आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि कंपोनेंट में तो आप कोई चेंज नहीं कर सकते, तो आप ऑब्वियसली चेंज कहाँ पे करोगे, यू विल हैव चेंज इन रिक्वायरमेंट्स। तो आप क्या कर लोगे, रिक्वायरमेंट मॉडिफिकेशन करोगे। रिक्वायरमेंट मॉडिफिकेशन ताकि आपकी रिक्वायरमेंट किसके मुताबिक हो जाए, अकॉर्डिंग टू दी अवेलेबल कंपोनेंट हो जाए। और इसके बाद फिर आप क्या कर दोगे, सिस्टम डिजाइन विद रीयूज करोगे, बिकॉज ऑलरेडी कंपोनेंट्स जो आप उठा रहे हो वो भी रीयूज कॉन्सेप्ट से उठा रहे हो। तो आपके पास सिस्टम यहाँ पे कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मकसद भी ये होता है कि आप सिस्टम डिजाइन ऐसा रखो कि वो लेटर ऑन लोग उसको फिर फर्दर रीयूज भी कर सकते हो। तो सिस्टम डिजाइन विद रीयूज। उसके बाद आप क्या करोगे, डेवलपमेंट करोगे। डेवलपमेंट में नॉर्मली यहाँ पे इंटरफेसेस क्रिएट होंगे और फिर आप क्या करोगे, जो कंपोनेंट आपने उठाए हुए वन बाय वन आपस में क्या करते जाओगे, इंटीग्रेट करते जाओगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आप सिस्टम टेस्टिंग, जो सिस्टम वैलिडेशन है वो परफॉर्म करोगे। तो आपका इवेंचुअली सिस्टम डेवलप हो जाएगा। जो मॉडल आप यूज कर रहे हो इस मॉडल को कहते हैं रीयूज ओरिएंटेड डेवलपमेंट, वन ऑफ द मेथड ऑफ कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इस हवाले से डिफरेंट भी है एज कंपेयर टू एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट और एज कंपेयर्ड विद
वाटरफॉल मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक हो गया यहाँ। इसके साथ फिर इसके बाद एक चीज आती है प्रोसेस आइट्रेशन। प्रोसेस आइट्रेशन क्या चीज है? रिपीटिशन ऑफ द प्रोसेस। आइट्रेट जैसे आप फॉर लूप में यूज करते हो या डिफरेंट जो लूप्स हैं आपकी, तो वहां पे आप क्या करते हो? लूप आइट्रेट हो रही है। जब हम लफ्ज यूज करते हैं ना आइट्रेट, आइट्रेट का मतलब होता है समथिंग इज बीइंग रिपीटेड। व्हाट इज रिपीटेड? आप स्पेसिफाइड टास्क या स्पेसिफाइड एक्टिविटी इज बीइंग रिपीटेड, तो हम कहते हैं प्रोसेस क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये रिपीटिशन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आइट्रेशन किस चीज की हो रही है? प्रोसेस की हो रही है। और प्रोसेस क्या है वो हम अभी डिस्कस करेंगे कि कौन से प्रोसेसेस हैं यहाँ पे। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स ऑलवेज evolve in the course of a project, so process iteration where earlier stages are reworked is always part of the process for large सिस्टम। अब अर्लियर प्रोसेस स्टेजेस कौन सी हैं आपकी? आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है ये अर्ली स्टेज ऑफ द प्रोसेस है। आपका डिज़ाइन जो है वो अर्ली स्टेज ऑफ द प्रोसेस है। इम्प्लीमेंटेशन मिड स्टेज है। और लेटर स्टेज फिर आपकी डिप्लॉयमेंट और ये जो वैलिडेशन एंड डिप्लॉयमेंट है। एक दफ़ा किसी ने रिक्वायरमेंट कर ली, अब अगर आप रिक्वायरमेंट को वापस रिपीट करना चाहते हो तो इसको कहते हैं प्रोसेस आइट्रेशन। ठीक है, अब आप डिजाइन को दोबारा रिविजिट करना चाहते हो तो इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज डिजाइन आइट्रेशन, प्रोसेस आइट्रेशन। अब ये क्या है? पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। और ये आइट्रेशन आप किसी भी जेनेरिक मॉडल पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन से वाले जेनेरिक। नॉर्मली एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट वाले मॉडल्स या कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले मॉडल्स पे ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, बिकॉज वाटरफॉल मॉडल में जब आप प्रोसेस आइट्रेशन अप्लाई करते हो तो आपका ओवरऑल मॉडल रिपीट होता है, ओवरऑल सिस्टम रिपीट होता है, नए सिरे से प्रोजेक्ट शुरू होता है। लेकिन एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, स्पेशली इन द केस ऑफ एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, प्रोसेस आइट्रेशन इज ऑलवेज सपोर्टेड। ठीक है, आप प्रोसेसेस को रिपीट कर सकते हो ताकि आप कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को अपडेट कर सको। इवॉल्व हो रही हैं वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स, वहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो आपकी ज़रूरत है, फिर यू हैव टू रिपीट द प्रोसेस। वो जो रिपीटेशन ऑफ द प्रोसेस है इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज प्रोसेस आइट्रेशन। आइट्रेशन कैन बी अप्लाइड टू एनी ऑफ द जेनेरिक प्रोसेस मॉडल। जो नॉर्मली हमारे पास अवेलेबल अप्रोचेस हैं उनमें जो रिपीटेशन जिसमें ज़्यादा यूज़ होती है उसमें एक है इंक्रीमेंटल डिलीवरी, ये भी एक प्रोसेस मॉडल है आपके पास। और एक आपके पास है प्रोसेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मेथड है, दैट इज स्पाइरल डेवलपमेंट मेथड। तो अगर इंक्रीमेंटल डिलीवरी को आप उठाते हो तो इंक्रीमेंटल डिलीवरी लफ्ज ही आपको समझा रहा है, ये जो वर्ड है ये आपको समझा रहा है कि सॉफ्टवेयर डेवलप होगा, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलप होगा स्मॉल इंक्रीमेंट्स की फॉर्म में, स्मॉल चंक्स की फॉर्म में। अब इंक्रीमेंट का मतलब क्या है? लाइक फॉर एग्जांपल मैं कैलकुलेटर बनाना चाह रहा हूं, तो कैलकुलेटर को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। अब एज अ होल कैलकुलेटर मैं नहीं दे रहा, मैं क्या करता हूँ? कैलकुलेटर को मैंने सब सिस्टम में, सिस्टम आर्किटेक्चर के थ्रू डिवाइड कर दिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ? एडिशन वाला मॉड्यूल उठाया, उसको क्रिएट किया और कस्टमर को हैंड ओवर कर दिया। ठीक है, अब कस्टमर उसके साथ उसको यूज करेगा, चेक करेगा, तब जाके उसको पता लगेगा कि वेदर इट इज अकॉर्डिंग टू द नीड्स और माय नीड्स और इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू माय नीड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आप बजाय इसके कि एज अ सिंगल डिलीवरी प्रोजेक्ट को हैंड ओवर करो, आप प्रोजेक्ट को क्या कर दो? डिलीवरी को डिवाइड कर दो इनटू इंक्रीमेंट्स, विद ईच इंक्रीमेंट डिलीवरिंग पार्ट ऑफ द रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी। यहाँ पे आप एडवांटेज क्या हो सकता है? एक तो एडवांटेज ये है कि ओवरऑल आपका प्रोजेक्ट फेलियर का रेट कम हो जाता है यूजिंग द इंक्रीमेंटल डिलीवरी। बिकॉज अगर आपका मेथड किसी कस्टमर को पसंद ही ना है इम्प्लीमेंटेशन या उस सॉफ्टवेयर, तो वो पर्टिकुलर जो पार्ट आपने क्रिएट किया था वही फेल होगा, ओवरऑल सॉफ्टवेयर फेल नहीं होगा। एक और चीज कि बास टाइम कस्टमर आपके पास आता है, वो कहता है कि सॉफ्टवेयर क्रिएट करके दो, लेकिन सबसे पहले ये चीज क्रिएट करके दो। ये जो सबसे पहले ये चीज क्रिएट करके दो, इसको कहते हैं रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन, कि किस रिक्वायरमेंट को आप प्रायोरिटी दे रहे हो, यूजर आपका इस रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है, या आप अथॉरिटी लेवल पे जाते हो तो इस बंदे की अथॉरिटी चूंकि इदारे ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा है तो इसकी रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटी सबसे ज्यादा दी जाए। इन आइदर केस, दोनों केसेस में से इंक्रीमेंटल डिलीवरी ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो इसमें एप्लीकेबल हो जाती है। आप रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटी दे रहे हो
तो उस प्रायोरिटी वाली फंक्शनैलिटी को सबसे पहले क्रिएट करके कस्टमर को हैंड ओवर कर दो। इसमें फायदे हैं, इसमें एक ये फायदा है कि आपका कस्टमर आपके साथ इंगेज हो जाता है, उसको सम हाउ समथिंग इज अवेलेबल टू द कस्टमर, कुछ तो उसको मिल रहा है कस्टमर को। लाइक फॉर एग्जांपल मेगा मार्ट का सॉफ्टवेयर है, पॉइंट ऑफ सेल का सॉफ्टवेयर है, तो वो कहता है कि मुझे सबसे पहले आप बाकी कैलकुलेशन बाद में खैर करके दे दो, एटलीस्ट इतना तो हो कि मैं प्रोडक्ट रखूं और मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करे और उसकी प्राइस को मुझे एक्सट्रैक्ट करके दे, लाइक बारकोड रीडर है। तो अब उसने प्रायोरिटी सेट कर दी है। अब इस प्रायोरिटी सेट की है, तो इस प्रायोरिटी में सबसे पहली सर्विस जो आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो वो बारकोड रीडर की फैसिलिटी है। ठीक है, तो ये यूजर रिक्वायरमेंट्स आर प्रायोरिटाइज्ड एंड द हाईएस्ट प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट्स आर इंक्लूडेड इन अर्ली इंक्रीमेंट। जो पहला इंक्रीमेंट दे रहे हो, तो पहला इंक्रीमेंट के अंदर यूजर की एक या एक से ज्यादा जो प्रायोरिटाइज्ड या हाई प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप उसको पहले इंक्रीमेंट में इंक्लूड कर दो। ठीक है, वंस द डेवलपमेंट ऑफ एन इंक्रीमेंट स्टार्टेड, अब अगेन यहाँ पे वाटरफॉल मॉडल का कॉन्सेप्ट फिर आ जाता है इसके अंदर। वो कैसे आता है? द रिक्वायरमेंट्स आर फ्रोजन दो रिक्वायरमेंट्स फॉर लेटर इंक्रीमेंट्स कैन कंटिन्यू टू इवॉल्व। आपने प्रोजेक्ट को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन पे आपने काम शुरू कर दिया, पहला इंक्रीमेंट है। अब एडिशन की रिक्वायरमेंट्स इवॉल्व नहीं होंगी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एडिशन, और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की इवॉल्व हो सकती है बिकॉज उन पे डेवलपमेंट का काम अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन एडिशन पे शुरू हो चुका है। अब एडिशन में अगर कोई चेंज आएगी तो वो आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द एडिशन आएगी इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर। वो भी कैसे आएगी? जब कस्टमर आपको फीडबैक प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो और बाकी जो दो हैं उन पे अभी काम नहीं शुरू हुआ, तो बाकी दो पे आप उस पे फर्दर उस पे इन रिक्वायरमेंट्स को इवॉल्व कर सकते हो अल्टन एंड अनलेस उनकी डेवलपमेंट स्टार्ट ना हो जाए। ठीक है, तो दिस इज इंक्रीमेंटल डिलीवरी ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन विच software is delivered in the form of increment, and increment may contain higher priority of the higher priority या higher prioritized requirements given by the user। और अगर एक दफ़ा किसी इंक्रीमेंट पे काम शुरू हो जाए तो उस इंक्रीमेंट की रिक्वायरमेंट्स को आप फ्रीज कर देते हो, वहां पे कोई भी चेंजेस पॉसिबल नहीं होती। बाकी जो अदर इंक्रीमेंट्स जो आपके पास अवेलेबल है जिन पे काम अभी शुरू नहीं हुआ, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स इवॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली अगर आप इसको देखते हो तो सबसे पहले आपके पास क्या आएंगे? डिफाइन आउटलाइन रिक्वायरमेंट्स, असाइन रिक्वायरमेंट्स टू इंक्रीमेंट। उसके बाद आप क्या करोगे? डिजाइन सिस्टम आर्किटेक्चर। ऑलरेडी हम इस पे डिस्कशन भी कर चुके हैं कि सिस्टम को सब सिस्टम्स में जब डिवाइड करते हो तो हम कहते हैं कि रिक्वायरमेंट्स के आपके पास ये सिस्टम आर्किटेक्चर अचीव हो रहा है, सिस्टम डिवाइड हो रहा है इनटू मैनेजेबल पार्ट्स। और असाइन डेवलप सिस्टम इंक्रीमेंट, ऑलरेडी आपने क्या कर दिया? आर्किटेक्चर क्रिएट कर लिया, पार्ट्स क्रिएट कर दिए, रिक्वायरमेंट्स उनको असाइन हो चुकी हैं। अब आप क्या करो? उस पर्टिकुलर इंक्रीमेंट को क्रिएट करो, उसको वैलिडेट करो, इंटीग्रेट करो। अगर ये पहला है तो यही खुद ही इंटीग्रेट हो जाएगा। अगर इसके साथ दूसरा इंक्रीमेंट क्रिएट हो रहा है तो पहले वाले के साथ दूसरे वाले को क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो, और फिर इन दोनों को आपस में क्या कर दो? वैलिडेट कर दो, और दोबारा से दूसरा इंक्रीमेंट बनाना शुरू कर दो, फिर उस पर दोबारा प्रोसेस अप्लाई करो। ये देखो, अगर आप इसको देखते हैं तो दिस इज अगेन वाटरफॉल मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यहाँ पे जो यूज हो रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इस इंक्रीमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या हो जाएंगी? फ्रीज हो जाएंगी, और बाकी रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं? वो इवॉल्व हो सकती हैं। तो जब आपने एडिशन क्रिएट कर लिया, उसको वैलिडेट कर दिया, इसके बाद आप सब्ट्रैक्शन पे काम शुरू करोगे, उसको क्रिएट करोगे। जब सब्ट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन को आपस में इंटीग्रेट करके दोनों को आपस में दोनों को वैलिडेट कर दोगे कि इनफरादी तौर पे तो ये इंक्रीमेंट काम कर रहा है, यूनिट टेस्टिंग यहाँ पे परफॉर्म हो रही है, लेकिन इंटीग्रेशन टेस्टिंग की वजह से ये सिस्टम काम कर रहे हैं। इंटीग्रेशन के बाद ये सिस्टम आपस में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फिर आप आखिरी जो इसका इंक्रीमेंट है मल्टीप्लिकेशन का, उसको क्रिएट करो, वैलिडेट करो, उसको फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ इंटीग्रेट कर लो, और सिस्टम को वैलिडेट कर दो, नो फर्दर इंक्रीमेंट्स। अल्टीमेटली आपका फाइनल सिस्टम क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा। दिस इज इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट, इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट in which software is created in the form of increasing levels of the
increments or requirements will evolve after the development of the सिस्टम जैसे जैसे डेवलप होगा वैसे वैसे वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, अपडेट होंगी, एवॉल्व होंगी। और इसका ये है कि आपके पास इसकी इम्पोर्टेंस क्यों ज़्यादा है इस मॉडल की, या इस मॉडल को कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको लगता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन या जिस यूज़र को रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन पे कंसर्न्स हों, तो वहाँ पे फिर आप बड़ी आसानी से इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट ऑफ दी का जो प्रोसेस मॉडल है इसको बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट के। एक तो ये है, सबसे प्रायोरिटी है जब आप सेट करते हो तो एक्चुअली आप कस्टमर वैल्यू कैन बी डिलीवर्ड, प्रायोरिटी इसीलिए सेट करते हो आप कि किसी को इम्पोर्टेंस दे रहे हो। ठीक है, तो कस्टमर वैल्यू कैन बी डिलीवर्ड विद ईच इंक्रीमेंट, सो सिस्टम फंक्शनैलिटी इज अवेलेबल अर्लियर। जिस चीज़ की उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो सबसे पहले उसको अवेलेबल हो जाएगी। अर्ली इंक्रीमेंट्स एक्ट एज अ प्रोटोटाइप टू हेल्प इलिसाइट रिक्वायरमेंट्स फॉर लेटर इंक्रीमेंट। इसमें डेवलपर को ये फायदा होता है कि जब आप, मैंने आपको कहा ना, ओवरऑल सिस्टम आपका फेल नहीं होता। उसकी एक बुनियादी वजह ये होती है कि आप एक मॉड्यूल या एक सब सिस्टम क्रिएट करके कस्टमर को दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट। तो जब आपका कस्टमर इंक्रीमेंट के फॉर्म में वो आपसे ले लेता है तो आपको समझ आ जाती है कस्टमर की कि इसको किस तरह रिक्वायरमेंट्स पे ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो जो लेटर इंक्रीमेंट्स आप बनाते हो तो उनकी रिक्वायरमेंट प्रॉपर तरीके से आप अचीव कर लेते हो। वहाँ पे एलिसाइटेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट आप और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, और इसमें मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि देयर इज अ लोअर रिस्क ऑफ ओवरऑल प्रोजेक्ट फेलियर। अगर फेल होगा तो वो एक इंक्रीमेंट ही फेल हो जाएगा, ओवरऑल प्रोजेक्ट पे ना आपको मेहनत की जरूरत पड़ेगी और ना आपके कस्टमर उसको एज अ होल फेल कर सकता है। ठीक है, और इसमें और एडवांटेज ये है कि द हाईएस्ट प्रायोरिटी सिस्टम सर्विसेज टेंड टू रिसीव द मोस्ट टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी जिसकी प्रायोरिटी, जिस रिक्वायरमेंट की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है तो उसकी सबसे ज़्यादा टेस्टिंग भी परफॉर्म होगी। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। उसके कुछ एडवांटेजेस हैं, मॉडल पे भी डिस्कशन कर चुके हैं और उसके एडवांटेजेस पे भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। इसके बाद फिर एक और मॉडल ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, उसको कहते हैं स्पाइरल मॉडल ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यहाँ पे प्रोसेसेस बजाय इसके कि सीक्वेंशियल या पैरेलल चले, यहाँ पे प्रोसेसेस क्या होंगे, लूप की फॉर्म में चलेंगे। आगे डायग्राम आ रही है तो आपको समझ आ जाएगी कि लूप का क्या मतलब है। और हर एक लूप जो है वो एक पार्टिकुलर फेज आपको दिखाएगा इस प्रोसेस के अंदर, और प्रोसेस का नाम क्या है, स्पाइरल डेवलपमेंट मेथड है। ठीक है, तो प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड एज अ स्पाइरल rather than as a sequence of activity with back ट्रैकिंग। स्पाइरल है, लूप है, मतलब जैसे हम बचपन में खेलते थे धागे के साथ पत्थर बांध के उसका लूप चलाते थे, तो जो लूप चलाते थे हम उसको सर्कल में, तो वो उसी पॉइंट पे आता था जिस पॉइंट से वो स्टार्ट होता था। यहाँ पे भी जो डेवलपमेंट का मेथड है वो एक लूप्स में हम लोग फेजेस को डिवाइड कर देते हैं, प्रोसेस की एक्टिविटीज को, और उस लूप को जैसे रिपीट करते हैं तो सारे प्रोसेस एक्टिविटीज रिपीट हो जाती हैं, आइट्रेट हो जाती हैं हमारे पास। ठीक है, इंक्रीमेंटल मॉडल में भी रिपीट और आइट्रेट हो रही है, और स्पाइरल डेवलपमेंट मेथड के अंदर भी रिपीट और आइट्रेट हो रही है। ठीक है, तो ईच लूप इन द स्पाइरल रिप्रेजेंट्स अ phase in the process, no fixed phases such as specification और डिजाइन। यहाँ पे फिक्स्ड phases नहीं होती, यहाँ पे चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है। loops in the spiral are chosen depending on what is required। आगे डायग्राम आ रही है तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, सिर्फ डिस्क्रिप्शन पढ़ ले। यहाँ पे एक एडिशनल चीज हो रही है, दैट इज रिस्क आर एक्सप्लिसिटली असेस्ड एंड रिजॉल्व थ्रू आउट दी प्रोसेस। एक ये एडिशनल चीज आ रही है कि स्पाइरल मॉडल बाकी मॉडल से इसलिए डिफरेंट है कि स्पाइरल मॉडल के अंदर रिस्क एनालिसिस भी परफॉर्म करते हो आप ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसलिए भी डिफरेंट मॉडल है। इसके डायग्राम अगर आप देख लो तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। मैं पहले डायग्राम पे जाता हूँ फिर वापस इस स्लाइड पे आता हूँ। ये एक्चुअली स्पाइरल मॉडल ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ से आप ये जो सेक्टर है ये हमने इस प्रोजेक्ट को 4 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिए, 4 सेक्टर्स। ठीक है, अब सबसे पहले आपके पास क्या है, डिटरमिन ऑब्जेक्टिव्स, अल्टरनेटिव एंड कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, एक ये आपके पास आ गया। यहाँ पे आपके पास रिक्वायरमेंट्स से स्टार्ट ले गया। सबसे पहले तो आपके पास क्या आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन आएगा।
सबसे पहले ये चीज़ आपके पास आ गई। तो इसके साथ आप कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास क्या, एक प्रोटोटाइप क्रिएट करोगे, लेकिन प्रोटोटाइप कब क्रिएट करोगे, जब ऑलरेडी आपके पास क्या आएगा, रिक्वायरमेंट्स आएंगी, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स आप डिफाइन करोगे। इसको मैं इस तरह लेके चला सकता हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन, इसके साथ क्या चीज़ डिफाइन हो जाएंगी, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स डिफाइन हो जाएंगी। जब रिक्वायरमेंट्स डिफाइन होंगी तो प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनेगा। और डिज़ाइन में बास टाइम हमारे पास जब आर्किटेक्चर लेवल डिज़ाइन होता है तो उसको हम कहते हैं कि इसकी फर्दर डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट्स है, तो हम लोग उसको इन डिटेल डिज़ाइन बनाने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर एल्गोरिथम डिज़ाइन भी आप रख सकते हो। डिज़ाइन और डिटेल डिज़ाइन में डिज़ाइन एब्स्ट्रक्शन लेवल होती है, और डिटेल डिज़ाइन जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के साथ क्लोज हो जाती है। तो एक्चुअली आपके आर्किटेक्चर के साथ एल्गोरिदम्स को भी ऐड कर लो तो वो डिटेल डिज़ाइन बन जाता है, विच इज़ अवेलेबल टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कोड। और फिर अगर आपने डिवीजन की हुई है रिक्वायरमेंट्स, प्रोडक्ट डिज़ाइन और डिटेल डिज़ाइन कर चुके हो, और आप सिस्टम आर्किटेक्चर बना चुके हो, तो इनफरादी यूनिट्स को आप टेस्ट भी कर सकते हो, उनको कलेक्टिवली भी टेस्ट कर सकते हो। इस पे फिर मैं आके बात करता हूँ कि एक्सेप्टेंस टेस्ट क्या चीज़ है। यहाँ पे क्या है, स्पाइरल आपका शुरू हो गया, रिक्वायरमेंट्स आपकी, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन, आपने एक प्रोटोटाइप क्रिएट कर लिए, आपने एक आइडिया क्रिएट किया, अब आइडिया के साथ रिलेटेड रिस्क भी डिफाइन कर दिए। यहाँ पे रिस्क एनालिसिस क्या हो सकती है, कोई भी प्रोजेक्ट आप एग्जीक्यूट करते हो तो उसके साथ एसोसिएटेड रिस्क डिफाइंड होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, वेबसाइट बना रहा हूँ, तो वेबसाइट में मेरे पास डेवलपर होगा, डिज़ाइनर होगा और रिस्क एनालाइजर होगा, तो ये सारे ह्यूमंस हैं। अगर इनमें से कोई एक बंदा मुझे छोड़ के चला जाता है तो देर इज अ पोटेंशियल थ्रेट टू मी, कि हो सकता है ये बंदा ये प्रोजेक्ट छोड़ के चला जाए, तो मैं इस ह्यूमन रिस्क को आइडेंटिफाई करूंगा। या हो सकता है फॉर एग्जांपल मैं बिजली या कॉस्ट के हवाले से रिस्क है, आज कॉस्ट कुछ हो रहा है, कल कुछ हो रहा है, तो जो कल कुछ और कॉस्ट है उसको आइडेंटिफाइड रखूंगा, इसको कहते हैं रिस्क एनालिसिस। तो ऐसे बहुत सारे रिस्क जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट अफेक्ट हो सकता है, तो आप उनको आइडेंटिफाई करते हो और उनको एनालाइज करते हो कि हाउ दे अफेक्ट दिस प्रोटोटाइप, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन आपने क्रिएट किया, कॉन्सेप्ट ऑपरेशन के बाद आपके पास पहला प्रोटोटाइप, पहला वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर बनेगा, या पहला आइडिया आपके पास क्रिएट होगा। ये पहला आइडिया एक्चुअली क्रिएट हो रहा है। इसके बाद आपके पास क्या, रिक्वायरमेंट्स डिफाइन होंगी, रिक्वायरमेंट्स वैलिडेट होंगी कस्टमर से, और आप डेवलपमेंट प्लान क्रिएट करोगे। डेवलपमेंट प्लान के साथ क्या हो जाएंगी, आपकी रिस्क एनालिसिस हो जाएंगी, और रिस्क एनालिसिस के साथ क्या हो जाएगा, आपका प्रोटोटाइप नंबर 2 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट से आप कहाँ पे आ गए हो, इम्प्लीमेंटेबल प्रोटोटाइप पे आ गए हो। इम्प्लीमेंटेबल प्रोटोटाइप पे आ गए हो, इसके बाद आपके पास क्या है, उसकी सिमुलेशन होगी, दोबारा रिक्वायरमेंट्स अपडेट होंगी, प्रोडक्ट डिजाइन में चेंज आएगा, डिजाइन वेरीफाई और वैलिडेट होगा, और दोबारा चीजें आपस में इंटीग्रेट होंगी, प्रोटोटाइप नंबर 3 क्रिएट हो जाएगा। सिमुलेशन मॉडल्स एंड बेंचमार्क्स यूज होंगे। आपकी सिमुलेशन का मतलब ये है कि इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे हो रही है, कोड की फॉर्म में हो रही है, और वो चीज़ें को आप क्या कर रहे हो, सिमुलेट कर रहे हो, और आप डिफरेंट मॉडल्स जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं आप उनको यूज करते हो, और किसी खास पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के थ्रू, जिसको हम कहते हैं बेंचमार्क्स, उसके थ्रू आप डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर करते हो, ठीक है। हर एक सेक्टर को यहाँ पे आपने नाम दिया हुआ है, ये है प्लान नेक्स्ट फेज, इस सेक्टर का नाम है, ठीक है। आप नेक्स्ट फेज के लिए प्लानिंग करते हो। यहाँ पे क्या रिव्यू है, रिव्यू क्या करेगा, आपको डिटरमिन ऑब्जेक्टिव्स, अल्टरनेटिव्स एंड कंस्ट्रेंट्स की बात कर रहा है। यहाँ पे आपके पास क्या है, चूंकि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन या प्रोटोटाइप है, अब एग्जिस्टिंग सिस्टम आपके पास एक, या एक प्रोटोटाइप आपके पास बन के आ गया, आप चेक करते हो कि कोई अल्टरनेट या कोई रिस्क तो यहाँ पे अकर नहीं हो रहा, अगर अकर हो रहा है तो उसको रिजॉल्व करो। अगर अल्टरनेटिव्स इससे बेहतर है तो उसको आइडेंटिफाई करो, ताकि दोबारा से उसकी प्लानिंग हो, दोबारा से उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, और न्यू प्रोटोटाइप आपके पास क्रिएट हो। जब फर्दर उसमें चेंजेस होंगी तो आपके पास एक नया प्रोटोटाइप बनेगा, विच विल बी अ कंप्लीट सिस्टम। चूंकि इंटीग्रेशन सब कुछ हो गया, तो ये जो कंप्लीट सिस्टम है, दिस इज योर ऑपरेशनल प्रोटोटाइप। और ये जो मॉडल ऑफ द डेवलपमेंट है, दिस इज स्पाइरल मॉडल ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस है। यहाँ पे एक चीज यूज हुई है, एक्सेप्टेंस टेस्ट। बाकी टेस्ट पे तो हम बात कर भी चुके हैं कि इनफरादी अगर सब सिस्टम टेस्ट हो रहा है तो उसको यूनिट टेस्ट कर रहे हैं कहते हैं।
अगर सब सिस्टम्स आपस में इंटीग्रेट हो रहे हैं तो उनको उन पे जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसको कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्ट। अल्फा टेस्ट जो है वो कस्टमर जिस पे सेटिस्फाइड हो जाए आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो वो ऑपरेशनल प्रोटोटाइप जब आपके पास आएगा तो आपका कस्टमर उसको टेस्ट करेगा अपने प्रेमिसेस के अंदर, अपनी इन्वायरमेंट के अंदर, और फिर आपको कहेगा कि दिस इज ओके सॉफ्टवेयर। वो जो आपको ओके का मैसेज दे रहा है, दिस इज एक्चुअली एक्सेप्टेंस टेस्ट। और ये कस्टमर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स उस सिस्टम को टेस्ट करेंगे कि आया हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ। तो दिस इज स्पाइरल मॉडल ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस जिसके थ्रू आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हो। आपने वाटरफॉल मॉडल पे डिस्कशन की, आपने एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट पे डिस्कशन की, आपने कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे डिस्कशन की, आपने इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे डिस्कशन की, और लास्ट आपने फिर प्रोसेस आइट्रेशन बेस्ड एक मॉडल है स्पाइरल मॉडल ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस पे डिस्कशन की। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम लोग फिर लेंगे प्रोसेस एक्टिविटीज़ पे। ऑलरेडी आपको आइडिया भी हो गया है कि प्रोसेस एक्टिविटीज़ आइडिया थोड़ा बहुत है, लेकिन जब वो सामने आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट डू यू मीन एक्चुअली बाय प्रोसेस एक्टिविटीज़। ठीक है, तो अभी तक किसी के क्वेश्चंस हो तो फिर आप व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। ये लेक्चर मैं शेयर कर दूंगा यूट्यूब पे। थैंक यू।